रेस्पेक्टेड टीचर्स और मेरी सारी युवा शक्ति, आप सभी को मैं विधि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सर, मेरे दो सुझाव हैं। पहला ये है कि ये जो हमारा कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लगाया जाए और उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हो वो स्टूडेंट्स से ही बनाई जाए ताकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बरकरार रहे। और दूसरा ये है सर कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में ऐसे सेशन या ऐसी क्लासेस भी कराई जाए जिसमें बच्चों की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि ये ना हो कि जो बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में अपने मतलब पैसे दे रहे हैं उनको स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए कहीं बाहर ऑनलाइन कोर्सेज ना करने पड़े। थैंक यू सर। अविधि, आपने ठीक कहा है उसको लेकर के, क्योंकि नीचे से जब बच्चा फर्स्ट क्लास से चलता है वहीं से उसमें संस्कार वो चलते हैं। पिछले दिनों हमने निर्णय किया है स्कूल्स के अंदर भी कि एक श्रमदान का एक पीरियड जो पीछे बंद हो गया था उसको लेकर के रखा है कि बच्चों को श्रमदान करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज युवा संवाद के माध्यम से आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और 4 दिन आप लोग यहाँ रहने वाले हैं। आप एक यात्रा थापली से भी करने वाले हैं। आज आपने पौधारोपण किया है, एक पेड़ माँ के नाम, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी स्तर के ऊपर भी हमारे बच्चे इसके अंदर शामिल हों, पौधारोपण करें, स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे हम खेलों की तरफ ध्यान दें, खेलों के अंदर भी हम उसके अंदर हैं, वो एक्स्ट्रा हमारी स्किलिंग होती है, उससे कोई भी काम हम करते हैं। एजुकेशन एक विषय अलग है, डिग्री हमने ले ली है, परंतु डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा एजुकेशन हमारे पास, एक्स्ट्रा स्किलिंग वो भी उसी के साथ साथ हम सीखते हैं, पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं। और उसको ब्रॉड वे के अंदर चारों तरफ व्यक्ति कहाँ कहाँ देख सकता है, सोच सकता है, कर सकता है, वो पढ़ते पढ़ते ही उसके अंदर होता है। वही यूथ की स्किलिंग होती है और उसके अंदर आगे बढ़ता है। ये जो कार्यक्रम चला है, मैं कहना चाहूँगा जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं कि इसको और आगे बढ़ा करके यूनिवर्सिटी कॉलेज स्तर के ऊपर भी इसको ले जा सकें, जिससे कि बच्चों का एक इससे उनको नई तकनीक और नई ऊर्जा के साथ उनको काम करने का अवसर मिलता है। ऐसे से जब विजिट होते हैं उसके अंदर, जैसे आज पौधारोपण किया है, हमें इन्वायरमेंट के प्रति ये जागरूक होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर के बोलते हैं कि हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए, और उसमें आज पौधारोपण भी आप सब ने किया है। अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा भी करते हैं। ये किताबी जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अलग हमें जो कुछ सीखने को मिलता है, उसी से ही व्यक्ति का विकास होता है। अच्छा है इसके अंदर, और आगे इसको बढ़ाया जाए तो इसके ऊपर जरूर इसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार विधि, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। इनके बाद आलोक हैं CUH महेंद्रगढ़ से। आलोक। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी व स्टेज पे उपस्थित सभी अध्यक्षों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक राज पांडे केंद्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर, मेरे मुख्य 2 सुझाव हैं। सर, पहला ये है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हरियाणा में कोई माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है सर। यहाँ हम अगर हरियाणा में माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि उससे सर ये है कि जो टूरिज्म है वो भी प्रमोट होगा। हम जितने यहाँ पे युवा उपस्थित हैं उन सबका ये सुझाव था कि हरियाणा में भी एक माउंटेनिंग स्कूल हो, जिसके हमें क्या चंडीगढ़ मतलब पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हमें वहाँ जाके इंस्टीट्यूट ना लेना पड़े, हमें यहीं से मिले। इस चीज़ का हमने लिखित में नरेंद्र सर को भी दिया था। हम ये आशा करेंगे कि वो आप तक पहुँचे सर। और दूसरा हमारा ये सुझाव है कि सर जो मोबाइल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑन व्हील,
कि जो भी हमारे यहाँ लेबर आते हैं, हरियाणा में सर आपको पता है कि बहुत अधिकतम नंबर अमाउंट्स में जो लेबर है वो आते हैं कार्य करने के लिए, चाहे ईंट की भट्टी या कुछ मजदूरी हो, उन चीज़ों में। तो उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाता। वो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने, तो उनके वो एजुकेशन में इनरोलमेंट नहीं हो पाते, स्कूल में वो दाखिला नहीं लेते, जिनके कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सर मैं ये कहता हूँ कि अगर शिक्षा से लोग वंचित रह जाएंगे, आने वाले भविष्य वंचित रह जाएंगे, तो विकसित भारत 2047 का सपना हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि उन तक एजुकेशन पहुंचे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल स्कूल, जैसे कि स्कूल ऑन व्हील का जो कॉन्सेप्ट है, हरियाणा में स्कूल ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट है, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ और पंचकुला तक सीमित है। उसमें भी वो बस कुछ कुछ मुद्दों पर ध्यान देते हैं, हर मुद्दे पे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो हर मुद्दे, बच्चों की एजुकेशन, साथ साथ में उनके जो परिवार वाले हैं उनको शिक्षा का महत्व बताएं। क्योंकि अधिकतर ये सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा के क्या होगा, हम इनको मजदूरी करवाएंगे तो 4 पैसे आएंगे। सर इससे अच्छा कि उनको शिक्षा दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू आलोक जी, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं। माउंटेन स्कूल का दिया है जो सुझाव, उसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे। और दूसरा, आपने जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, आपने जो कहा है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, सरकार वैसे इसकी तरफ पूरी गंभीरता से ध्यान भी रखती है और काम भी कर रही है कि 0 ड्रॉप आउट, उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। एक भी बच्चा, यहाँ तक कि हम ट्रैकिंग करते हैं, जिस बच्चे ने पहली में एडमिशन लिया है, पहली से लेकर के 5वीं तक वो कहाँ है उसको पूरी ट्रैकिंग रखते हैं। 5वीं के बाद वो 8वीं तक जाएगा, कितने बच्चे बीच में ड्रॉप करेंगे, वो कहाँ चले गए, उसका भी हम ट्रैकिंग रखते हैं। +2 तक जाते हैं, +2 के अंदर जब पहुँचते कुछ बच्चे फिर छूट जाते हैं, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। हमने इसके बारे में सरकार के अंदर बात करके इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से काम हम कर रहे हैं कि एक भी बच्चा कोई छूटे नहीं। अगर कोई छूटता है बच्चा तो वो कहाँ गया है वो कम से कम हमें पता हो, उसको लेकर के इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आपने जो दूसरा लेबर के ऊपर जो काम करते हैं, बच्चे 3 महीने के लिए रहते हैं और टेम्परेरी आते हैं, हमने उसके लिए जो हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग के तहत उन बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा करके स्कॉलरशिप भी उनकी जाती है, और स्कॉलरशिप के साथ साथ ताकि माँ बाप को कोई दिक्कत ना आए, कहीं हॉस्टल के अंदर भी अगर उनको छोड़ने की आवश्यकता होती है तो वो भी उसके ऊपर हम विचार करते हैं कि बच्चे अगर वहाँ रह करके पढ़ें, तो उसके लिए हम व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल स्कूल की इन्होंने बात की है, क्योंकि अलग अलग उसके अंदर जो संस्थान भी काम करते हैं, संगठन इसके अंदर लगे हुए हैं, और उसको लेकर के संगठन जो काम करते हैं वो शाम को उसके अंदर पढ़ाते हैं। हम भी देखते हैं उनको, सारा वाच करते हैं, उसको देखते हैं। और जो आपने मोबाइल स्कूल्स की बात कही है, इसके अंदर इसके ऊपर ज़रूर ये विचारणीय है कि कितने बच्चे हमारे पास उसमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर के एरियाज़ हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, परंतु जा सकते हैं। उनकी व्यवस्था भी हम वहाँ पर रह करके किसी न किसी कोई ना कोई उसकी व्यवस्था निकाल करके उसके ऊपर काम हम जरूर करेंगे। और जो मोबाइल स्कूल्स की आपने बात कही है वो देख करके उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद अगली छात्रा जो इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेगी, मनीषा, CCS HAU हिसार। चल रहा है बेटा, चल रहा है। तथा सभी माननीय अतिथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनीषा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। सर, आज आपके समक्ष मैं अपना एक छोटा सा सुझाव रखना चाहती हूँ।
हम सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए हरियाणा में एक यूथ फोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए और ये यूथ फोर्स अपने अपने होम टाउन्स में, अपने गाँवों में, अपने शहरों में अपने लेवल पर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हम ग्रास रूट लेवल पर भी कर पाएंगे। साथ ही जो युवा इस यूथ फोर्स के मेंबर्स बनेंगे, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएं जो उनके करियर की सीवी में भी इम्पोर्टेंट प्लेस होगा, और जिससे वो मोटिवेट होंगे कि हर युवा मोटिवेट होगा कि मुझे भी इस यूथ फोर्स का हिस्सा बनना है, तो ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हर ग्रास रूट लेवल पे अच्छे तरीके से हो पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग अलग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। आपने जो यूथ प्रोटेक्शन की बात कही है, हम ये भी देखते हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है, परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। हमने इसके लिए ये किया है, अभी कुछ ITIs को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। MOU साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस ITIs के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा, और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी, प्लेसमेंट होगी उसकी, और प्लेसमेंट के अंदर वो बच्चा भी जाएगा। और जो हमारी स्किल यूथ फोर्स है जिसकी आपने बात कही है, इसको लेकर के हम लगातार, क्योंकि MOU हम इंडस्ट्री के साथ भी खड़ा कर रहे हैं, हमने कई इंडस्ट्री को भी ITI उनके सुपुर्द किया है कि आप ये ITI चलाइए, इसके अंदर आप अपने तरीके से जिस प्रकार का स्किल युवा चाहिए उस प्रकार के आप इसमें कोर्सेस दीजिए, और कोर्सेस देंगे तो उस प्रकार का युवा आपको मिलेगा। इससे इंडस्ट्री को भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जोन के अंदर भी स्किल सेंटर चलाइए। वो स्किल सेंटर वहां पर भी चला रहे हैं कि वहां पर जो जहां इंडस्ट्री का जोन है, उस जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर स्किल युवा की आवश्यकता होती है, तो उस स्किल सेंटर्स के अंदर भी सीख करके युवा वहां पर अपना रोजगार कर सकता है। उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं, और जैसा मैंने अभी कहा भी है कि हम युवाओं को उस तरफ भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इस प्रकार का युवा हम उसके अंदर खड़ा कर रहे हैं, ताकि आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे मुद्रा योजना हो, मुद्रा योजना के साथ हम बैंकों से भी कोलैबोरेशन करते हैं कि हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप के माध्यम से कि व्यक्ति कोई अपना काम शुरू करता है, शुरू करके उसको कितना आगे बढ़ा सकता है, उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सरकार उसके अंदर जो उसको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है वो हेल्प उसको करने का काम करती है, ताकि हमारा एक युवा को एक दिशा और एक हमारी यूथ फोर्स वो खड़ी हो सके, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हम गंभीरता से और विचार करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मनीषा जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद मनीषा। इनके बाद यूथ वेलफेयर कमेटी के सदस्य के रूप में सोनाक्षी हमारे सामने आएंगी। MHU करनाल की आप छात्रा हैं। सोनाक्षी। मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं सोनाक्षी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी अपना फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है और मेरे को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यूथ कमेटी की मेंबर बनी 10 मेंबर्स की। सर मेरी आपसे बस 2 ही सुझाव है। पहला तो ये है कि जो भी बजट आता है किसी भी कॉलेज में
उसमें ना स्टूडेंट्स ये उठाते हैं डिबेट, कुछ भी होता है कि हमें पता नहीं कि कितना बजट आया है, ना आपने हमें ये बताया कि स्पोर्ट्स का इतना बजट आया है, किसी और चीज़ का इतना बजट आया है। तो मेरी ये आपसे ये सुझाव है कि आप उनको मेंबर्स को भी करो कॉलेज में कि हाँ स्टूडेंट्स को भी बताओ कितना बजट आया, आपको पता हो कॉलेज के बारे में। और सर मेरा दूसरा सुझाव ये है कि स्कूल्स में, काफ़ी स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी यूथ पार्लियामेंट जैसा इवेंट होता है जो गैदर करता है एक मतलब अपॉर्चुनिटिस्ट स्टूडेंट्स को जो अपना पॉइंट रख सकें। यूथ पार्लियामेंट के थ्रू कंपटीशन वाला भी बिहेवियर आता है उनके आगे, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ तक पहुँचे। तो कॉलेजेस में भी ये हो इवेंट। थैंक यू सर। थैंक यू सोनाक्षी जी। अभी जो आपने बात कही है बजट की, मैं पहले तो आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि जब सरकार बजट पेश करती है, सरकार जब बजट पेश करती है तो अलग अलग हेड को कितना पैसा गया वो बाकायदा फैक्चुअल होता है हर विभाग का। अभी मैंने कहा है कि हमने 20 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए दिया कि हमारे युवा रिसर्च कर सकें। बजट की घोषणा थी 20 करोड़ रुपए की, अभी जारी किया है मैंने। सभी वीसीस को बुलाया था, वीसीस को बुला करके उनके बीच में जारी किया है, वो पैसा चला गया उनके पास। ये बजट क्योंकि कहीं छुपा तो रहता नहीं है, उसकी जानकारियां आप सबके पास रहती हैं। दूसरा जो आपने बात कही है, हम लगातार यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, आपने जो यूथ पार्लियामेंट की बात करी है, यूथ पार्लियामेंट के अंदर लगातार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अलग अलग ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और जब ये कंपटीशन होते हैं, जो फाइनल कंपटीशन होता है वो लोकसभा के अंदर होता है। आपने कभी शायद उसमें हिस्सा लिया हो, और उसमें हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष स्वयं चेयर करते हैं कुर्सी को, सेंट्रल हॉल के अंदर वो होता है अलग अलग, क्योंकि कंपटीशन होता है, पूरे देश से छंट करके आते हैं, फिर उसमें जो क्लियर होते हैं तो तब वो लोकसभा में पहुंचते हैं। और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के अंदर एक बात भी बता देता हूं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पिछले दिनों हमने एक मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद 9th और 10th के बच्चे, उनको हम 103 स्कूल उसमें चिन्हित किए हमने। 103 स्कूलों में से उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई कराई, टारगेटेड करके बच्चों को 9th और 10th के। उनका हमने टेस्ट लिया, टेस्ट ले करके उनको हमने जो उसके अंदर जिन्होंने क्लियर किया, सुपर 100 एक अलग हमने संस्थान खड़ा किया कुरुक्षेत्र के अंदर। सरकारी स्कूल के बच्चे, हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, 103 स्कूलों से उनका टेस्ट लेकर के सुपर 100 के अंदर हमने उनको कन्वर्ट किया। जो सुपर 100 के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुरुक्षेत्र में संस्थान है, उसके अंदर लगभग 400 बच्चे थे अब की बार जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 400 बच्चों में से जो वो पढ़ते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे जो मिशन बुनियाद के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं उनके साथ, और तभी वहां से हम उनका टेस्ट लेकर के उनको वहां पर एडमिशन देते हैं। अब की बार उन 400 बच्चों में से 271 बच्चे हमारे देश की IIT, IIM, NIT, एक साधारण स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा गरीब परिवार का देश की बड़े संस्थानों में एडमिशन हुए। अभी 2 रोज पहले नीट का रिजल्ट आया, उस संस्थान के 61 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया और डॉक्टर बनेंगे। सरकार किस प्रकार से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि जिस व्यक्ति को, कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा नहीं है माँ बाप के पास, नहीं पढ़ सकता है आगे, वो दिक्कत आ जाती है उसके सामने, ये व्यवस्था हमने की है। और ऐसे बच्चे उसमें से निकल करके आए जो देश की प्रतिष्ठित
आईआईटी खड़गपुर में बच्चा गया हमारे हरियाणा का, आईआईटी रुड़की में गया बच्चा। देश के जितने भी प्रतिष्ठित आईआईटीज हैं हमारे हरियाणा के बच्चे गए हैं। मैंने उनको बुलाया, उनसे इंटरेक्शन किया, उनके माँ बाप आए, उनसे बातचीत किया। एक अलग प्रकार का सरकार इस प्रकार का वातावरण उसमें खड़ा करती है ताकि बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले। बच्चा कितनी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है। सरकार उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, हरियाणा के अंदर एक वातावरण खड़ा हो गया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो कल्पना से भरे थे, सोच भी नहीं सकते थे कि HCS अधिकारी लग जाएगा, HCS अधिकारी लग रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे लग रहे हैं। बच्चे के मेहनत के ऊपर है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है। हमने उस व्यवस्था को ठीक किया है, उसके परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं, और परिणाम सार्थक आ रहे हैं तो उसकी चर्चा भी फिर हो रही है। ये सरकार का एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना जिम्मेवारी होती है। अच्छा है, मुझे आपने जो सुझाव दिए हैं उनको ऊपर जरूर हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते भी रहेंगे। इसमें और भी कोई आपकी तरफ से सुझाव हो तो लिख करके जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि हम उसको शामिल कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार सोनाक्षी, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यूथ वेलफेयर कमेटी के ये विद्यार्थी हैं, लगभग 200 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। आपकी बात मुख्यमंत्री महोदय तक तो पहुंची ही है, साथ ही आपके सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनके DSW साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, उन तक भी आपकी बात पहुंची है। बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि समाज लोकतंत्र में सशक्त कराने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ काम करता है और प्रदेश सरकार लगातार संवाद कार्यक्रम करती रहती है। बीते दिनों प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ संवाद हुआ है, नशे के विरुद्ध केमिस्टों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करते रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद इस बात के लिए होता है कि कानून व्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। तो ये संवाद की एक श्रृंखला प्रदेश में चल रही है। तो आज युवाओं के साथ संवाद है और साथ ही जो हमारे सेब, फल, सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके साथ संवाद है और व्यापारियों के साथ संवाद है। तो व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ मोनू मेहता हैं जो एप्पल ट्रेडर हैं। मोनू मेहता जी, उनको प्लीज माइक दीजिएगा। हेलो, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी जी को जय श्री राम, और बाकी भी सारे जितने भी नीतिगण हैं सबको जय श्री राम जी। सैनी साहब, आपकी मंडी का प्रोजेक्ट हम लोग पूरी कोशिश से चला रहे हैं, पर थोड़ी दिक्कतें हमारे को आ रही हैं। एक तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, दूसरा बिजली 8 रुपये यूनिट सबको बढ़ता है। हमारे को दुकानों की कंप्लीशन लेके 1.5 साल हो गया, अभी तक भी 26 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम। थोड़ा इसके लिए करें, बाकी तो क्या है। मोनू जी, आपने एक मांग पत्र दिया है मेरे को, उसमें लिखा होगा, ये आपको बधाई है, एप्पल मंडी इतनी बड़ी यहाँ पर बनी है और इसका लाभ भी मेहता जी आप लोग ले रहे हैं। आपकी जो समस्या है पानी की जो आपने कही है, इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर मेरे ख्याल से HSVP से कुछ लैंड ले ली है कि यहाँ WTP एक लगे, और WTP को लेकर के हमारा जो कालका, पिंजौर और ये आपका पूरा एरिया है, यहाँ पर स्वच्छ पेयजल उनको मिले, उसको लेकर के हम इसके ऊपर गंभीरता से लगे हुए हैं और जल्दी ही उसके ऊपर एक कोई रास्ता निकल करके आगे बढ़ जाएगा। और उसी कड़ी में हमने अभी विचार किया है कि जो हमारा मोरनी क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी की कोई दिक्कत ना रहे, उसको लेकर के भी हम व्यवस्था में उसमें लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी ही इस सारी व्यवस्था के कोई समाधान निकलेंगे, पानी की पीने की कोई समस्या ना रहे, और उसको हम पहले ही ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बिजली की समस्या निपटा दो। बिजली की आपने जो कहा है उसको एक बार देख करके क्या विषय है, क्योंकि मांग पत्र में भी आपने लिखा होगा, अधिकारियों से बात करके
उसका समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, उसका जल्दी ही निकलेगा समाधान। धन्यवाद जी। धन्यवाद मोनू मेहता जी। इनके बाद मैं निवेदन करूंगा अश्विनी चौहान जी इसके से। अंदर मोनू जी एक विषय ये था कि यहाँ से एक सब स्टेशन बनना है, बिजली का सब स्टेशन बनना है और उसके ऊपर काम चल रहा है। वो सब स्टेशन बनेगा तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी उसकी। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा को नमस्कार और मंच पे बैठे सभी अधिकारियों को नमस्कार। मैं अपना परिचय आपको देता हूं। मैं एक व्यापारी भी हूं और एक किसान भी हूं। मैं 25 साल से इस व्यापार में जुड़ा हूं और पहले चंडीगढ़ में काम करते थे, फिर सेक्टर 20 में किया, फिर अब यहाँ पे अपना पिंजौर एप्पल मार्केट में कर रहे हैं। हमारे का एक समस्या है कि आप 17 जून 2024 को यहाँ पर पधारे थे, तो आपने मार्केट फीस का 1% से एक तोहफा दिया था, आधा % का। उसके बाद 2025 में ये फिर दोबारा से 1% लगा दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अब ये मार्केट कमेटी के अंडर नहीं है, अब ये अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बोर्ड के अंडर आ गई है। इसके अधीन इस पर सिर्फ ओनली यूजर चार्जेस ही लग सकता है, मार्केट फीस का प्रावधान नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो ये पैसा एकत्र होता है आपके वेलफेयर के लिए खर्च होता है, सरकार इसको घर लेकर के नहीं जाती। नहीं। हम ये चाहते हैं कि आपको अच्छी सुविधाएं यहाँ मिले। अल्ट्रा मॉडर्न ये मॉडर्न सब्जी मंडी है, एप्पल मंडी है, यहाँ की व्यवस्थाएं भी बड़ी हैं और उसके अंदर आपको इस प्रकार का, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे क्या है विषय क्या नहीं, परंतु जितना पैसा आपके यहाँ से आता है वो आपके ऊपर ही खर्च होता है और कहीं बाहर नहीं खर्च होता इधर उधर। मोदी साहब, ऐसा है कि हमारा एक सुझाव था कि आप जैसे 20 किलो का बॉक्स होता है एप्पल का, उसके ऊपर 5-6 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से चार्जेस लगा लें, और 10 किलो का एक बॉक्स होता है हाफ बॉक्स, उस पर 3 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से लगा लें। ये मेरा सुझाव है। कोई बात नहीं, आपका जो सुझाव है उसको हम देख करके एग्जामिन करेंगे क्या है क्या नहीं। आप लिख करके दे दीजिए, अधिकारियों के साथ बैठ करके एग्जामिन करेंगे और उसमें जो सुझाव आपका आए हैं सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी हैं जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं। ब्रिजमोहन जी, आप भी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंडी में। पहले भी आपके कर कमलों से ये इस मंडी का उद्घाटन हुआ था, काफ़ी तोहफे दिए थे आपने हमारे को इस मंडी में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे अश्विनी जी बोल रहे थे मार्केट फीस, इसमें सर जब हम पंचकूला आए थे ना सर, उसमें मार्केट फीस जो थी 0 थी। हम चंडीगढ़ से सारा बिजनेस लेके पंचकूला में आए और हमने फिर बोर्ड के साथ और सरकार के साथ मिलके हमने सरकार को बताया कि यहाँ पे आप हमारे को बड़ी मंडी बना के दो। तो यहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग जो है मार्केटिंग बोर्ड ने लगाए थे कि मार्केट फीस 0 है, जिसकी वजह से सभी व्यापारियों ने हिमाचल से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंचकूला से यहाँ पे सभी ने दुकानें खरीदी। उसके बाद सर फिर फीस लगी तो आपके कर कमलों द्वारा उसको आधा किया, उसके लिए भी धन्यवाद आपका। अब जो है अब मार्केट फीस 1% करी है जब से, तब से एक भी दुकान इस मंडी में पिछली 4 ऑक्शनों में नहीं बिकी, और जिन्होंने ली हुई थी उसमें से 10-12 जो है आड़ती जो है वो दुकानों को बेच के वापस से अपने हिमाचल की स्टेट में या दिल्ली की स्टेट में जाना चाहते हैं। ये हमारा और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम सिर्फ हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आप जरूर करिए सर। अभी ये विषय आ गया और सर एक मिनट विषय अभी अश्विनी जी ने बताया।
और मैंने कहा कि जरूर हम इसको एग्जामिन करेंगे अधिकारियों के साथ बैठ कर। मैंने कहा है। एक सर हमारे को एंट्री और एग्जिट पे जो है फ्लाईओवर चाहिए, ब्रिज, और पार्किंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट के पास जगह नहीं है सर, वो आप उसके लिए भी कुछ कीजिए कि 20-25 एकड़ जो है इस लैंड के साथ और हो, और फ्यूचर एक्सटेंशन भी हो यहाँ पे, ताकि हम इस मंडी को स्मूथली और बढ़िया 12 महीने चलाएंगे इस बार हम। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत आभार ब्रिजमोहन जी। वैसे आड़ती एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा मांग पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया गया है। ये तो प्रतीक रूप से कुछ आड़ती बोल रहे थे, लेकिन आप सबकी बात यहाँ पहुँच गई है। इनके बाद किसानों से संवाद होगा। हमारे साथ विनोद मेहता जी हैं। विनोद मेहता जी को आप माइक दीजिएगा। और इनके बाद संजीव जी जो किसान हैं वो तैयार रहेंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य, सम्मानित मंच, मेरा नाम विनोद मेहता है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला शिमला से एप्पल ग्रोवर हूँ और यहाँ पर अपना सेब बेचने के लिए पिछले कई वर्षों से 26 की मार्केट से लेकर पंचकुला की मार्केट में और पिछली साल से यहाँ हम सेब भेज रहे हैं। मान्यवर जी, आपका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बहुत सराहनीय है। जैसा कि आपको मालूम ही है, हिमाचल और हरियाणा तो पीठ और पेट का एक हिस्सा है, तो हम किसान होने के नाते आपसे यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए एक ठहरने का जो है उचित प्रबंध किया जाए और खाने के लिए भी यहाँ पर जो है हमारे किसानों को अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। ये दोनों सुझाव मेरा आपके पास है मान्यवर, इस पर जरूर गौर किया जाए। धन्यवाद। नहीं, यहाँ पर जो आपने कहा है मेहता जी, एक तो अटल कैंटीन हम यहाँ खुल रही है, किसानों के लिए है वो, श्रमिक के लिए है वो। दूसरा है किसान रेस्ट हाउस की भी हम बनवाने की, यहाँ आपके ठहरने के लिए कोई दिक्कत ना किसान को। किसान रेस्ट हाउस इसके अंदर वो बनेगा, शायद उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है उसकी, हमने इसी के साथ जोड़ा हुआ है उसको, मंडी के साथ ही वो उसके अंदर बनेगा। आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना आए, कोई भी किसान भी यहाँ से आए उसको भी दिक्कत ना आए। ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको देख करके आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। इनके बाद संजीव जी जो किसान हैं वो अपनी बात करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, बागवान, हिमाचल प्रदेश से। सर मेरा ये है कि हमारी यहाँ पे थोड़ी, एक तो पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है गाड़ी लगाने की, हमारी गाड़ी आती है हिमाचल से, और दूसरा हमारे उस्ताद आते हैं, गाड़ी में पैसा पूसा होता है, थोड़ी चोरी वगैरह का भी थोड़ा काफ़ी वो है। इसके लिए आपसे वो है कि सर थोड़ा हमारा सिक्योरिटी का थोड़ा, सिक्योरिटी का पूरा हो जाएगा संजीव जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अलग से व्यवस्था हो जाएगी, उस समय के अंदर आप आते हैं। पार्किंग के लिए भी अंदर स्पेस होगा इसमें जरूर, और एक बार इसका जरूर हम चर्चा कर लेंगे दोनों विषयों के ऊपर जो आपने कहे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जो विद्यार्थी आज जुड़े हैं, जो यूथ वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी एक गरिमापूर्ण अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने का। मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सर इन विद्यार्थियों को आप सम्मानित करें। मैनेजमेंट लीडर के रूप में ये विद्यार्थी काम कर रहे हैं और इस कमेटी को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। साहब, भूमि, दीपिका, तनु और रितेश, ये 5 विद्यार्थी जल्दी से मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से सर इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कीजिएगा। सर तालियां आप सबकी तरफ से। ट्रैकिंग के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ट्रैकिंग की थी, वो भी जल्दी से आ जाएंगे। कालका से कलेसर तक 153 किलोमीटर की ट्रैकिंग जिन विद्यार्थियों ने की थी, 7 दिनों की ट्रैकिंग थी, ये विद्यार्थी भी आए जल्दी से अपना सम्मान लेने के लिए।
तालियां हो जाएं आप सबकी तरफ से। कालका से कलेसर 153 किलोमीटर की ट्रैकिंग और एक दूसरा रूट भी है जहां पर 84 किलोमीटर पड़ता है। 4 दिन में 84 किलोमीटर और 7 दिन में 153 किलोमीटर, इतनी लंबी ट्रैकिंग इन विद्यार्थियों ने की है। तालियां हो जाए जरा जोरदार। छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। इनके बाद जो छात्र हैं, ये वो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने ट्रैकिंग गतिविधियों के माध्यम से साहस, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का बड़ा शानदार परिचय दिया है। प्रकृति के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, चुनौतियों का सामना करने का पाठ पढ़ा जा सकता है और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का पाठ सीखा जा सकता है। और ट्रैकिंग के माध्यम से इन विद्यार्थियों ने वो सीखा है। यही इन ट्रैकिंग अभियानों का मकसद भी है। और कितनी खुशनसीबी इन विद्यार्थियों की हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तालियां हो जाए जरा जोरदार। एक स्मारिका नेचर कैंप थापली में लगा था 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, उसकी स्मारिका तैयार करवाई गई है। उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी गणमान्य अतिथि कर रहे हैं। तालियों के साथ आप इस खास अवसर में शामिल हो जाइए।